चलो ऑल सेट, करें शुरू, सामने देखो। तो आज हम चैप्टर नंबर 2 रिलेशन एंड फंक्शन शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो उससे पहले हमने सेट्स तो कर लिया, हमें सेट्स तो पता ना क्या होता है, सेट्स का थोड़ा बहुत तो आइडिया ना, सेट्स का मतलब क्या होता है। सेट का मतलब कि वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स को कलेक्ट कर लेना कहीं पर और उसको कर्ली ब्रैकेट में दिखा दो, ठीक है। तो जैसे मैं बोलूं ऑल द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2 और जो 10 से छोटे हो, तो वो नंबर होंगे क्या, वो नंबर होंगे 2, 4, 6, 8, यस और नो। और इसको ऐसे कर्ली ब्रैकेट में दिखा दो तो इसको बोलते हैं सेट्स, राइट। और दूसरा एक मैंने सेट बना लिया, दूसरा सेट बना लिया 6 से लेकर 10 तक सारे नंबर, 6, 7, चलो 6, 7, 8 का बना लिया, राइट। तो हमारे पास 2 सेट आ गए, ठीक है, 2 सेट है हमारे पास। अब आप देखो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आप रिलेशन एंड फंक्शन सीखोगे इस पूरे चैप्टर में, लेकिन उससे पहले छोटी छोटी बातें और समझ लो। तो मेरा पहला आज का काम है कि सेट्स को क्या मल्टीप्लाई भी किया जा सकता है क्या। हमें सेट्स तो समझ में आ गया ना क्या चीज है, 2 सेट, 3 सेट, 4 सेट, जितने मर्जी सेट्स। तो क्या 2 सेट्स को मल्टीप्लाई भी किया जा सकता है। अगर ए हमारे पास है, अगर ए हमारे पास है और उसके अंदर 2 एलिमेंट है ए और बी हमारे पास सेट है, उसके अंदर एलिमेंट है 1, 2, 3, तो ए क्रॉस बी क्या होगा, ए क्रॉस बी क्या होता है। तो ए क्रॉस बी होता है कि आपने सेट ए में से एक एलिमेंट उठाना है, सेट बी में से दूसरा एलिमेंट उठाना है, उसका एक पेयर बना देना है और उसको ए क्रॉस बी में डाल देना है। तो मैंने सेट ए से ए उठाया, वहां से 1 उठाया, पेयर बन गया, ये बन गया ए और बी का एक रिलेशन, ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट। फिर ऐसी ए का 2 से किया, ए का 3 से किया, फिर बी उठा लिया, बी 1 हो गया, बी 2 हो गया, बी 3 हो गया, फिर और कुछ है, दैट्स इट। तो दिस इज कॉल्ड ए क्रॉस बी, अंडरस्टूड। अगर मान लो मुझे ए क्रॉस ए ही निकालना हो, ए क्रॉस ए का मतलब होता है कि इसी एलिमेंट का, इसी सेट का इसी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट निकालो। तो ए का ए के साथ ए हो गया, एग्री। फिर आगे बोलो ए बी हो गया, फिर बोलो बी ए हो गया और बी हो गया, राइट है। तीसरा अब एक और निकाल लेते हैं, बी क्रॉस ए और निकाल लेते हैं। बी क्रॉस ए में क्या आएगा, तो बी क्रॉस ए का मतलब है कि पहले एलिमेंट बी का होना चाहिए, दूसरा एलिमेंट ए का होना चाहिए, और जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स बनते हैं उसको आपने लिख लो। तो बी से एक एलिमेंट उठाया 1, फिर उठाया ए, 1 के साथ ए हो गया, 1 के साथ बी हो गया, फिर 2 के साथ ए हो गया, 2 के साथ बी हो गया, 3 के साथ ए हो गया और 3 के साथ हमने बी लगा दिया। क्लियर, बन गया। फिर मान लो वो कहता है ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए का इंटरसेक्शन आपको बताना है। तो ए क्रॉस बी और इंटरसेक्शन आपने बताना है बी क्रॉस ए। क्या इसके बीच में कुछ कॉमन हो सकता है, कॉमन हो सकता है क्या ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए के बीच में। देखो इसका एलिमेंट सेम है कि अलग अलग है। ए क्रॉस ए में क्या आएगा, A1 आएगा। देखो इसके सारे एलिमेंट अलग है, यहाँ पर ए बी है, यहाँ पर 1, 2, 3 है ना। तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में इस केस में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, तो आंसर आएगा 5। तो यहां पर है ए क्रॉस बी में A1, तो यहां पर आएगा 1A। तो A1 और 1A बराबर नहीं होते, ये अलग अलग होते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन डन। चलें आगे, अगला क्वेश्चन देखें। अब यहां पर क्या लिखा हुआ है, कहता है कि अगर ए सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स है 1, 2 एंड 3, ये आपका ए सेट है। दूसरा सेट है बी जिसके अंदर एलिमेंट है 2 एंड 4। तो सबसे पहले तो कह रहा है वो ए क्रॉस बी निकाल के बताओ क्या आएगा। तो ए क्रॉस बी क्या होगा बच्चों, 1, 2 होगा, आगे बोलो 1, 4 होगा, आगे बोलो 2 के साथ 2 होगा, फिर 2 के साथ 4 होगा, 3, 2 होगा और 3, 4 होगा, राइट हो गया। आगे वो कहता है शो इट ग्राफिकली, इसकी मैपिंग करो। तो 1 का 2 से रिलेशन,
1 का 4 से रिलेशन, फिर 2 का 2 से, 2 का 4 से, 3 का 2 से, 3 का 4 से, इसको बोलते हैं मैपिंग करना। क्लियर? आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 ये आपका होमवर्क है। जो 4 प्रैक्टिस होंगे आपके असाइनमेंट में वो आपको घर से करके लाने हैं। अगला टाइप देखें। देखो अब यहां पे क्या लिखा है, जब कोई दो ऑर्डर पेयर सेम होंगे, जैसे यहां लिखा है x प्लस 3 5 इक्वल है 6 2x प्लस वाई के, तो x प्लस 3 को आपने 6 के इक्वल रख देना है, x प्लस 3 को 6 के इक्वल रख देना है, और 5 को इक्वल रखना है 2x प्लस वाई के। जब भी तो उस क्लास में आती है सोने क्यों लग जाती है, मजा आता है यहाँ पे। तो x इज इक्वल टू 6 में से 3 के 3 हो गया, और 5 इज इक्वल टू 2, x की जगह 3 हो गया प्लस y हो गया, 5 माइनस 6 y हो गया, y की वैल्यू -1 होगी। इजी, आगे बढ़े, बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन देखें। सेम सेम कैसे आएगा, x और y की वैल्यू आएगी। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखें। अब यहां पर क्वेश्चन नंबर 7 आपने करना है, ये होमवर्क है आपका। 8 में क्या लिखा है, कहता है कि अगर A क्रॉस B है, A1 B3 A3 B1 A2 B2, तो बताओ A के एलिमेंट्स क्या होंगे और B के एलिमेंट्स क्या होंगे। तो A के एलिमेंट्स कौन से होंगे, जो पहले लिखे हुए हैं, A और B, और B के एलिमेंट्स क्या होंगे 1 2 3, ये इसके एलिमेंट होंगे। डन, आसान चल रहा है, अभी धीरे धीरे आएगा। अभी अगला क्वेश्चन देखें। यहां पे लिखा है, कहता है 2 सेट्स है भाई हमारे पास A एंड B। A और B के अंदर टोटल 6 एलिमेंट है। A और B के अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो 6 है। अगर इस तरीके से लिखा जाए तो इसका मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B, और उसमें एलिमेंट एक पेयर को माना जाता है। जैसे A1 A2, मान लो ये A क्रॉस B का आपका एक पैटर्न दे रखा है, तो इसको एक एलिमेंट कहा जाता है, इसको एक एलिमेंट कहा जाता है। ठीक है, तो A क्रॉस B में 6 एलिमेंट है, और कह रहा है अगर A क्रॉस B के 3 एलिमेंट हम आपको बता रहे हैं, A क्रॉस B के हम आपको 3 एलिमेंट बता रहे हैं। एक तो है 1 4, एक है 2 6, एक है 3 6, तो आपको फिर A क्रॉस B पूरा करना है और फिर B क्रॉस A भी बताना है। तो उससे पहले मेरे को ये बता दो कि क्या आपको ये देखने से ये पता चल पा रहा है कि A के कौन कौन से एलिमेंट है। A के एलिमेंट है 1 2 3, एग्री। क्या आपको ये पता चल पा रहा है B के कौन से एलिमेंट है 4 और 6, पता लग गया। क्या बेटा, कंटिन्यू मतलब मुझे पता ही ना आगे कौन से है, अपनी मर्जी से नहीं कर सकते आप। तो अब A के एलिमेंट हो गया 1 2 और 3, B के एलिमेंट हो गया 4 और 6। ठीक है, अब हम इस A क्रॉस B को पूरा कर सकते हैं। अब A क्रॉस B क्या होगा बच्चों, 1 4 होगा, 1 6 होगा, 2 4 होगा, 2 6 होगा, 3 4 होगा एंड 3 6 होगा, एग्री। और B क्रॉस है आप करोगे अपने आप। ठीक है जी, चले आगे, अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा है, कहते हैं कि A क्रॉस B के अंदर ये सब एलिमेंट्स है, तो आपने B क्रॉस A बताना है, आपने B क्रॉस A बताना है। A क्रॉस B गिवन है, आपको B क्रॉस A बताना है। क्या करोगे आप, इन सबको उल्टा करके लिख दो। यहां पे लिख दो 1A, फिर कर दो 5A, फिर कर दो 2A, फिर कर दो 2B, फिर कर दो 5B, फिर कर दो 1B। दैट्स इट, हो गया, राइट। अब ये वाला फॉर्मूला देखो क्या कहता है। अगर मान लो किसी A सेट के अंदर 3 एलिमेंट है और B सेट के अंदर 4 एलिमेंट है, तो A क्रॉस B के अंदर कितने एलिमेंट होंगे, 3 मल्टीप्लाई 4, आंसर आएगा 12, राइट। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखें।
अब आप मुझे यहां पे बताओ, हाँ बेटा इसमें समझ में आ जाएगा। अगर ए के अंदर 4 एलिमेंट है, बी के अंदर 3 एलिमेंट है, सी के अंदर जो एलिमेंट है नहीं पता, उसको एक्स मान लिया, एक्स मत मानो ए मान लो, उसको हमने ए मान लिया, और ए क्रॉस बी क्रॉस सी के अंदर टोटल एलिमेंट है 24, तो बताओ सी के अंदर एलिमेंट क्या होंगे। तो अगर हम ए के एलिमेंट को, बी के एलिमेंट को और सी के एलिमेंट को मल्टीप्लाई करें तो हमें ए क्रॉस बी क्रॉस सी के एलिमेंट्स मिलते हैं, राइट राइट। तो ए के एलिमेंट कितने हैं 4, बी के हैं 3, इसको मान लो ए, ये है 24, ए की वैल्यू आएगी 24 डिवाइड बाय 12, आंसर है 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस ए हैज 9 एलिमेंट। ए क्रॉस ए के टोटल एलिमेंट्स है 9, उनमें से 2 दे रखे हैं, ए क्रॉस ए के 2 एलिमेंट दे रखे हैं, विच इज -1 0 एंड 0 1 0 1, 2 एलिमेंट दे रखे हैं, 9 में से 2 एलिमेंट दे रखे हैं। तो आपने फाइंड द सेट ए, आपको ए निकालना है और उसके बाद रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस ए निकालने हैं। अब ये जितने भी एलिमेंट हैं सारे के सारे ए के तो है, क्योंकि ये रिलेशन ही ए बाय ए बन रहा है, एक्स भी ए में से आ रहा है, वाई भी ए में से आ रहा है। तो पहला काम तो मेरा सिंपल हो गया, जो ए सेट है वो आ गया -1 0 एंड 1। अब क्या हम ए क्रॉस ए पूरा कर सकते हैं? आप कर लोगे अपने आप। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखें। अब यहां पर बच्चों ए दे रखा है -1 1, आपको ए क्रॉस ए निकालना है। सबसे पहले तो मैं ए को एक बार दोबारा से लिख लूं ताकि मैं उसको आसानी से सॉल्व कर सकूं। तो ए क्रॉस ए क्या आएगा? तू ना ठीक से बैठ जा पहले तो कैसे बैठी हुई है। -1 को 1 से करो, -1 एग्री। फिर -1 को 1 से कर लिया, -1 को 1 से कर लिया, ठीक है हाँ या ना। अब आगे क्या करें? 1 को -1 से कर लिया, आगे 1 को 1 से कर लिया, ये आके आपका ए क्रॉस है। यहां पर ए को दोबारा से लिख लो, विच इज -1 एंड 1। अब ए क्रॉस ए को, जो कि ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, उसको ए के साथ फिर रिलेशन में डालना है। तो इस एलिमेंट को ले लो और इस एलिमेंट को ले लो, -1 -1 एक बन गया, -1 1 दूसरा बन गया। अब ये उठा लो, -1 1 हो गया, -1 1 और 1 हो गया। अब कौन सा रह गया? अब ये रह गया है ना। अब ये ले लो, 1 -1 हो गया, 1 -1 हो गया। अब ये वाला रह गया, 1 -1 हो गया, 1 1 हो गया। क्लियर? तो अब 3 सेट का प्रोडक्ट करना आ गया, कैसे करेंगे? बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 14 15 16 ये सब होमवर्क में। क्वेश्चन नंबर 17 देख लो, एक बार मैं करवा देता हूं। 17 में क्या लिखा है? ए दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है, डी दे रखा है। वेरीफाई दिस। सबसे पहले कह रहा है बी इंटरसेक्शन सी निकालो। देखना बी और सी में कुछ कॉमन दिख रहा है आपको? बोलो, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये हो गया 5। अब इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, ये इंटरसेक्शन का साइन है और इसका मतलब होता है जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उनको एक साथ लिख लो। क्या बी और सी में कोई भी कॉमन एलिमेंट दिखा? तो जो कुछ भी कॉमन नहीं है तो उसको बोलेंगे 5। अब जब आप ए का 5 से क्रॉस निकालोगे तो आंसर क्या आएगा? 5। भाई 5 मतलब खाली, ठीक है। अब यहां पर आ जाओ, ए का बी से क्रॉस करना जरा। ए का बी से क्रॉस करने पर क्या मिलता है? 1 1 मिलता है, 1 2 मिलता है, 1 3 मिलता है, 1 4 मिलता है, फिर 2 1 मिलता है,
फिर 2 2 मिलता है, 2 3 होता है, 2 4 होता है, हाँ या ना। अब ऐसे ही ए और सी का निकालना, 1 5 1 6 2 5 एंड 2 6। कुछ भी कॉमन आ रहा है इसके अंदर? क्या ए क्रॉस बी जो कि ये लिखा हुआ है और ए क्रॉस सी जो कि ये लिखा हुआ है, क्या इसमें और इसमें कुछ भी कॉमन है? नहीं है, तो आंसर आया 5। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखें। इस क्वेश्चन के अंदर अब थोड़ा सा काम शुरू होगा। अब मैं आता हूं, ये तो था कार्टेशियन प्रोडक्ट की छोटी सी एक बेसिक सी एक्सरसाइज। अब बात चलती है रिलेशन की। रिलेशन का मतलब होता है किसी दो वेरिएबल को आपस में रिलेट करना, और रिलेट करना है किसी भी बेस पर। वो बेस कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लो मैं यहां पर बोलूं कि आप में से दो बच्चों का पेयर बनाया जाएगा, लेकिन उन बच्चों में खास बात यह होनी चाहिए कि उनकी हाइट का डिफरेंस 2 सेंटीमीटर या उससे कम होना चाहिए। तो मैंने उठाया वृत्ति को और वृषांक को, दोनों की हाइट चेक करी, दोनों की हाइट का डिफरेंस आ रहा है 1.5 सेंटीमीटर। क्या ये दोनों आपस में रिलेट करेंगे? मैंने बोला कि दोनों की हाइट का डिफरेंस 2 सेंटीमीटर या उससे कम आए। दोनों की हाइट को चेक किया, दोनों की हाइट का जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 1.5 सेंटीमीटर। क्या ये दोनों आपस में रिलेट करेंगे? बिल्कुल करेंगे। तो उनका रिलेशन में क्या लिखा जाएगा? वृत्ति वृषांक एंड वृषांक एंड वृत्ति। वृषांक और वृत्ति से भी रिलेट करता है और वृत्ति वृषांक से भी रिलेट करती है। समझ में आया? हाँ या ना? अब हम चेक करेंगे क्या वृषांक का किसी और से सेम रिलेशन बन रहा है। अगर बन रहा है तो उसके साथ पेयर बना दिया जाएगा, नहीं बनेगा तो नहीं बनाया जाएगा। तो रिलेशन का मतलब यह है कि दो वेरिएबल्स को आपने रिलेट करना है, उनका जोड़ा बनाना है, उनका पेयर बनाना है, जो भी रिलेशन आपको दिया जाएगा। ठीक है, ये हमारा रिलेशन का मतलब होता है। अब उससे पहले आप ये समझ लो, और थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए पहले इसको समझते हैं। कहते हैं कि एक सेट है हमारे पास जिसमें 1 3 5 7 एलिमेंट है, बी सेट है जिसमें 2 4 6 8 10 एलिमेंट है। हमने इनका एक रिलेशन बनाया, और वो रिलेशन क्या है वो बाद की बात है, वो इसने नहीं बताया। एक रिलेशन बनाया और रिलेशन के अंदर जो आपका आंसर आया वो आया 1 8 3 6 5 2 1 4। यानी कि ये वाला जो 1 है, ये वाला जो 1 है 8 से रिलेट है, और ये जो 3 है 6 से रिलेट है, और जो 5 है वो 2 से रिलेट है, और जो 1 है वो 4 से भी रिलेट है। तो ये रिलेशन आया। ठीक है, तो पहला वाला जो एलिमेंट होगा वो ए में से होगा, दूसरा वाला एलिमेंट जो होगा बी में से होगा। उसने पूछा क्या है, कह रहा है इसका डोमेन बता दो, डोमेन बता दो, डोमेन ऑफ दिस रिलेशन और रेंज ऑफ दिस रिलेशन बता दो। जो रिलेशन आप लोगों ने निकाला उसका जो पहला वाला एलिमेंट होता है उसे डोमेन कहते हैं। तो इसमें क्या क्या आया है? 1 3 5, तो डोमेन आया 1 3 5, दैट्स इट। और जो दूसरा वाला एलिमेंट होता है उसे रेंज कहते हैं। डोमेन जो पहले वाला एलिमेंट, आपके पास क्या क्या रिलेशन आया? 1 8 था एक, 3 6 है एक, 5 2 है एक, और 1 4 है एक। एग्री? तो जो पहले वाला पार्ट है 1 3 5 और 1, दिस इज 1, तो 1 1 3 5, तो 1 3 5 हो गया डोमेन। और जो दूसरा वाला पार्ट है यानी कि 2 4 6 8, उसे कहते हैं रेंज। क्लियर हो गया? दैट्स इट। ठीक है, अभी धीरे धीरे बेस बन रहा है। ये डोमेन और रेंज ही सबसे ज्यादा परेशान करता है इस चैप्टर के अंदर, बाकी इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है। और क्वेश्चन भी यही आएगा, डोमेन या रेंज निकालना, यही क्वेश्चन आएगा। चले आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 19 देखें। पॉइंट नंबर 19 कहते हैं कि अगर ए है 1 3 5 7, बी है 2 4 6 8, बी 2 सेट्स एंड बी इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। अब की बार ये रिलेशन मुझे निकालना है। पिछले वाले क्वेश्चन में रिलेशन निकाल के दे रखा था, अब की बार मुझे रिलेशन निकालना है। अब ये जो रिलेशन उसने दिया है ना, कहता है सर एक रिलेशन बनाना है आपने x और y का, सच दैट
सच दैट x जो है y से बड़ा होना चाहिए। x बिलोंग करेगा a से और y बिलोंग करेगा b से। इस तरीके से लिखने को बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। क्या बोलते हैं? सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, ये रिलेशन है। अब मैं इसको रोस्टर फॉर्म में चेंज करूंगा। मैं वो जोड़े ढूंढूंगा, मैं वो पेयर ढूंढूंगा जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे। और वो रिलेशन ये कहता है कि आपने x और y का पेयर उठाना है, x की वैल्यू a से उठानी है, y की वैल्यू b से उठानी है, बट x जो है y से बड़ा होना चाहिए। मैंने सबसे पहले 1 को उठाया, मैंने कहा हाँ भाई तू इसमें से किससे बड़ा है? 1 यहां पर प्रेजेंट एलिमेंट में से किसी से भी बड़ा नहीं है, तो 1 एलिमेंट इज नॉट रिलेटेड टू एनी एलिमेंट इन सेट बी, तो 1 का रिलेशन किसी से नहीं आएगा। अब मैंने उठाया 3 को, 3 का रिलेशन किससे आएगा? 2 से। 3 बड़ा है 2 से। क्या 3 का रिलेशन किसी और से आएगा? किसी से नहीं आएगा। अब मैंने उठाया 5 को, 5 का रिलेशन किससे आएगा? 5 का रिलेशन पहले तो 2 से कर दो, 5 का रिलेशन फिर 4 से भी कर दो, और किसी से नहीं हो सकता। फिर 7 का रिलेशन किससे होगा? 2 से। 7 का होगा 4 से। तो रिलेशन निकल गए बच्चों, 7 का 2 से, 7 का 4 से निकल गया, और 7 का 6 से निकल गया। अब कोई और एलिमेंट इसमें किसी और से रिलेट होगा क्या? नहीं है। हो गया, पहला काम हो गया। अब उसने बोला फाइंड आर, निकाल दिया। फिर बोल रहा है फाइंड डोमेन। अब आपने डोमेन ऑफ आर बताना है। डोमेन क्या होता है? जो पहले वाला पार्ट है 3, 5, 7, दिस इज डोमेन। फिर आपको रेंज बताना है। रेंज क्या होता है? रेंज होता है सेकंड वाला पार्ट, 2, 4 एंड 6, दैट्स इट, हो गया। अब मैं इसमें एक चीज और ऐड कर देता हूं। अगर अब आपको जो कि आने वाले क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा कि इसकी कोडोमेन क्या है, तो इसका कोडोमेन है बी। कोडोमेन का मतलब होता है रेंज कहां से आई है। कोडोमेन का मतलब है कि रेंज कहां से निकली है। रेंज कहां से निकली है? बी से, तो कोडोमेन इज बी। कोडोमेन इज बी। कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, कोडोमेन इज बी। कोडोमेन का मतलब रेंज कहां से निकली है। और मैं आपसे बोलूं कि मुझे आर इनवर्स चाहिए। आर इनवर्स मतलब रिलेशन का उल्टा कर दो, तो जो आपने रिलेशन निकाला है उसके एलिमेंट्स को उल्टा करके लिख दो। 2, 3 उनका पेयर, उनका जो पेयर है उसको उल्टा कर दो। 2, 5 कर दो, यहां पे 4, 5 कर दो, यहां पे 2, 7 कर दो, देन यहां पे 4, 7 कर दो, और यहां पे 6, 7 कर दो। तो ये आपका निकल गया रिलेशन का इनवर्स। क्लियर? आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखो सामने, फिर से एक रिलेशन बनाना है। फिर से एक रिलेशन बनाना है। देखें, कहते हैं आर इज अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए 2, 4, 5 टू सेट बी 1, 2, 3, 4, 6, 8 डिफाइंड बाय दिस कि एक्स वाई को डिवाइड कर सके। लो जी, अभी बना देते हैं। एक्स और वाई का पेयर बनाना है, एक्स वाई को डिवाइड करेगा। तो मैंने यहां से 2 को उठाया, बताना 2 इसमें से किस किस को डिवाइड कर सकता है। 2, 2 को डिवाइड करेगा, 2, 4 को डिवाइड कर रहा है, 2, 6 को कर रहा है, 2, 8 को कर रहा है। 2 का जिससे रिलेशन बनता था मैंने बना दिया। 4 उठा लो, 4, 4 को कर रहा है, 4, 8 को कर रहा है, 5 किसी को डिवाइड नहीं कर रहा। बन गया रिलेशन। रिलेशन बनाना आ गया, यस और नो। फिर उसने बोला इसका डोमेन बताओ, तो इसका डोमेन ऑफ आर क्या होगा? डोमेन ऑफ आर 2 and 4, दैट्स इट। अब उसने बोला इसका रेंज बताओ। रेंज ऑफ दिस रिलेशन क्या होगा? 2, 4, 6, 8 होगा। ये आपका आंसर होगा। आसान चल रहा है अभी तक? आसान ही चलता रहेगा बस, अगर आप ध्यान से पढ़ते रहोगे तो। अगला देखें, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। मैंने इसमें वैसे नई चीज क्या डाली थी? आर इनवर्स। अब ये मैं आपको सिखा चुका हूं। आपको डोमेन पता कैसे होगा, एक्स डिवाइड्स वाई आपको पता कैसे निकलेगा। आप डोमेन निकाल लोगे, रेंज निकाल लोगे, और आर का इनवर्स भी निकाल लोगे। कोडोमेन जहां से रेंज निकलती है।
बस, हाँ जहां से रेंज आई, रेंज कहां से आती है, रेंज मतलब y वाला एलिमेंट कहां से आता है, b से, बस बात खत्म होगी। सामने ध्यान दो, यहां पर एक r एक रिलेशन है ऑन द सेट ऑफ n नेचुरल नंबर। तो आपको एक रिलेशन बनाना है, मैं इसको दोबारा से रीराइट कर रहा हूं मैं इसे। आपने ए बी का पेयर बनाना है, ए बी का पेयर बनाना है सच दैट अगर आप थ्राइस ऑफ बी को ए में ऐड करो तो वो 12 आना चाहिए, ए भी नेचुरल नंबर होना चाहिए, बी भी नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो फाइंड आर, अब आपको आर बनाना है, ठीक है। सोचो अब कि कौन सी वैल्यू हम यहां पर ले और नेचुरल नंबर कि सो दैट बी को 3 से मल्टीप्लाई करें, ए जोड़े और उसमें 12 आ जाए। तो मैं नेचुरल नंबर 1 से शुरू करता हूं। मैंने बी को लिया 1, कितना आएगा, कितना आएगा, 3 आएगा। 3 में क्या जोड़ने पर 12 आएगा, 9 आएगा। तो ये बन गया पहला पेयर 9 और 1, ठीक है। मैंने बी को लिया 2, ले लिया 2, 6 हो गया। तो ये क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए। अब मैंने बी को लिया 3 लिया बी को, 3 3 9, तो क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए, हाँ या ना। अब मैंने बी को लिया 4, मैंने 4 लिया तो 4 3 12 हो गया, ए 0 हो जाएगा, बट 0 तो ले ही नहीं सकता मैं। यही मेरा आंसर है, और कुछ बनता ही नहीं है। क्लियर। अब इसका आपने डोमेन बताना है, आपने इसका रेंज बताना है। तो डोमेन क्या है, 9 6 3, यस और नो, यस और नो। और रेंज क्या है, 1 2 एंड 3। बड़े आगे, हाँ जी सर। अगर वो हमसे आर ना भी पूछे, डोमेन और रेंज के लिए तो निकालना ही पड़ेगा। हाँ हाँ। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखें। अगले क्वेश्चन में क्या लिखा है देखें। कहता है कि आर इज ए रिलेशन लेस देन, रिलेशन क्या है, लेस देन ए और बी, यानी कि आपने ए से एक एलिमेंट उठाना है। मान लो आपने एक्स उठाया, आपने बी से एलिमेंट उठाना है, वो आपने वाई उठाया, और रिलेशन क्या है, रिलेशन है लेस देन। ये आपका रिलेशन है। तो जब वो रिलेशन में आ जाए तो आपने उनको ऑर्डर पेयर में डाल देना है, ठीक है। x कहां से आएगा, x a से बिलोंग करेगा, y कहां से आएगा, y b से बिलोंग करेगा, राइट। तो कह रहा है राइट डाउन द सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। तो आपको वो रिलेशन निकाल के बताना है, हो जाएगा। चलो मैं एक बार लिख लेता हूं। 1 किसी से लेस है, यहां पे 1 4 से है, 1 5 से है, राइट। फिर 2 4 से है, 2 5 से है, फिर 3 4 से है, 3 5 से है, फिर 4 5 से है, बस और कुछ नहीं है, हो गया। अब उसने बोला आपने इसका इनवर्स ऑफ आर बताना है। आर इनवर्स क्या आएगा, 4 1 5 1 4 2 5 2 4 3 5 3 एंड 5 4। ये आपका आंसर आएगा। क्लियर है, ठीक है स्मर्थ। ये इसको कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर। दिस इज ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखें। अब ये सारे आपको रिलेशन दे रखे हैं, ये आप लोगों का होमवर्क है। आपने इन सबके ऑर्डर्ड पेयर निकालने हैं और उसके बाद आपने इन सबका डोमेन और रेंज बताना है। इन क्वेश्चन को देखकर कोई भी एक क्वेश्चन बोलो जो आपको लग रहा है कि मेरे को करना चाहिए, वो मैं कर देता हूं। सेकंड वाला कर दूं तो देखो यहां पर क्या लिखा है, आर। आपने x और x क्यूब का एक ऑर्डर्ड पेयर बनाना है और x इज अ प्राइम नंबर। x प्राइम नंबर होना चाहिए लेस देन 10। तो लेस देन 10, तो पहला प्राइम नंबर हुआ 2, है ना, उसका क्यूब कर दो, यहां पर हो गया 8। फिर पहला प्राइम नंबर हुआ 3, फिर दूसरा हुआ 3 और ये हो गया 27। फिर 7 343 आंसर। अच्छा 5 रह गया मेरे से, 5 भी ले लो, तो 5 और 125, ये आपका आंसर है। बड़े आगे सारे कर लोगे और फिर सबका डोमेन और रेंज बताना है फॉर योर प्रैक्टिस, ठीक है शिवेन। अगला क्वेश्चन देखें। अगले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है,
देखो इस फॉर्मूले को, अगर ए के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स है p और b के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स है q, तो नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होते हैं, नंबर ऑफ रिलेशन a टू b कितने होते हैं, वो आपने लिखना है 2 की पावर pq। ये फॉर्मूला याद रखना है आपने, 2 की पावर pq, ये आपने याद रखना है। नंबर ऑफ रिलेशंस पूछ रहा हूं मैं, अब नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर नहीं पूछ रहा मैं, नंबर ऑफ रिलेशन पूछ रहा हूं, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछता नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, तो इसका आंसर क्या होता, इसी में बताओ। अगर मैं पूछता नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, तो नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर क्या होगा, आपने p और q को मल्टीप्लाई कर देना है, हाँ या ना। नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर मेरे से पूछा करो ना। नंबर ऑफ जो आपने a और b बोले हैं, हाँ, उसका एग्जांपल बता दो। ए और बी कौन से बोले मैंने, नहीं ये जो फॉर्मूला बता रहे हो उसका एग्जांपल। ये तो ना एग्जाम्पल करने वाला हूँ। 25 एग्जाम्पल लिखा तो है नीचे, देख। अब यहां पे लिखा है ए के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, ए के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, बी के अंदर 2 एलिमेंट्स हैं, यस और नो। अब उसने बोला फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन, तो नंबर ऑफ रिलेशन का फॉर्मूला होगा 2 की पावर इन दोनों का प्रोडक्ट, यानी कि 2 की पावर 6 कितना आएगा, 2 4 8 16 64 आपका आंसर। क्लियर। तो नंबर ऑफ रिलेशन का फॉर्मूला याद रहेगा 2 की पावर पी क्यू। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखें। अब ये आपके सामने लिखा हुआ है, यहां पर है एक नंबर इन सेट ऑफ एलिमेंट ए इज एन, ठीक है। अब हमने क्या किया, ए से ए में रिलेशन बनाया, ए से ए में रिलेशन बनाया, यानी कि एक्स भी यहीं से उठाना है, वाई भी यहीं से उठाना है। तो अब बताओ नंबर ऑफ रिलेशन क्या होगा, नंबर ऑफ रिलेशन क्या होगा। तो यहां पर क्या होगा, अगर ए के अंदर एन एलिमेंट है तो ए के अंदर एन एलिमेंट ही होंगे, तो नंबर ऑफ रिलेशन का फॉर्मूला होता है 2 की पावर पी क्यू। तो पी क्या है, एन है, क्यू क्या है, एन है, तो आंसर आएगा 2 की पावर एन स्क्वायर। तो सी हमारा आंसर, फैक्टोरियल, बाद में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 27 देखें। हाँ जी, 27 होमवर्क है, आगे बढ़े। चलो अब एक खुशखबरी दूं मैं आप लोगों को, रिलेशन आपका टॉपिक खत्म भी हो गया, ठीक है जी। अब फंक्शन के पास चलते हैं। अब फंक्शन क्या होता है वो उसकी थोड़ी सी डिटेलिंग कर लेते हैं। देखो जैसे क्वाड्रिलेटरल हमने बनाया, क्वाड्रिलेटरल के अंदर एक खास बात जोड़ दी कि सारी साइड बराबर हो गई, तो क्या बन जाता है, स्क्वायर। तो स्क्वायर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटर, सॉरी स्क्वायर नहीं, रोम्बस यार, गलत बोल दिया। स्क्वायर, स्क्वायर की डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं, मैंने भी सारी साइड्स को इक्वल बोला है, तो सारी साइड्स इक्वल रोम्बस की होती है। फिर से सुनो, तो रोम्बस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, हाँ या ना। ऐसे ही अगर रिलेशन के अंदर कुछ खास बातें जोड़ दी जाएं, रिलेशन के अंदर कुछ खास बातें जोड़ दी जाएं तो बन जाता है फंक्शन। तो फंक्शन इज स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन, फंक्शन इज स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। तो मैं 2-3 स्टेटमेंट यहां पे लिखूंगा, वो आपने समझनी है। फंक्शन इज स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन, ठीक है। ऑल functions are relation, but all relations are not function। तो हम इस रिलेशन और फंक्शन को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि कौन सा रिलेशन है कौन सा फंक्शन है। सबसे पहले every element of x, x का मतलब है डोमेन, मतलब जहां से डोमेन आता है। a to b
ए टू बी मुझे रिलेशन बनाना है, और x बिलोंग्स टू ए, y बिलोंग्स टू b, और रिलेशन बनेगा x और y के बीच में। तो मैं जब भी x के बारे में बात करूं तो आप समझ जाना कि मैं a के एलिमेंट के बारे में बात कर रहा हूं। जब भी मैं बोलूं y तो समझ जाना कि मैं b के एलिमेंट के बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है। तो फंक्शन और रिलेशन में क्या होता है, एवरी एलिमेंट ऑफ x हैज इमेज इन b। x a के अंदर जितने भी एलिमेंट है ना x, उन सब की इमेज b में होती है। कोई भी एलिमेंट छूटा हुआ नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो यहां पर दो a और b को हम कनेक्ट कर रहे हैं, यहां पर 1 2 3 4 है, यहां पर 2 3 4 है, 1 2 से कनेक्ट हो गया, 2 3 से कनेक्ट हो गया, 3 4 से कनेक्ट हो गया, बट 4 किसी से कनेक्ट ही नहीं हो रहा। रिलेशन में ऐसा हो सकता है कि डोमेन के अंदर कोई ऐसा एलिमेंट मुझे मिल जाए जो किसी से कनेक्ट ना हो। अभी ऐसा हुआ भी है, अभी पीछे ऐसा हुआ भी है, देखो ध्यान से। अभी हमने कुछ रिलेशंस बनाए हैं, यहां पर 1 2 3 4 5 को 1 4 5 से रिलेट किया था, जहां पर 1 5 किसी से रिलेट नहीं हुआ। देखो ये वाला 5 बी में किसी से रिलेट नहीं हुआ, नहीं हुआ ना 5 किसी से रिलेट। तो ये रिलेशन में तो हो सकता है, रिलेशन में तो हो सकता है, बट फंक्शन में ये नहीं हो सकता। तो मैं अब इसके आपको आइडेंटिफाई करने की कुछ बता रहा हूं कि एवरी एलिमेंट ऑफ x हैज इमेज इन y, ठीक है। अब रिलेशन में क्या होगा, नॉट नेसेसरी दैट x has its image, x has its image in y। इसमें x की इमेज y में होना कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। पहली बात है। दूसरी बात, एवरी एलिमेंट ऑफ x, हर x के अंदर जितने भी एलिमेंट है, a के अंदर जितने भी एलिमेंट है, उनकी जो इमेज होगी वो सिंगल इमेज होगी। किसी एक एलिमेंट की दो इमेज नहीं हो सकती, एक एलिमेंट की दो इमेज नहीं हो सकती। एवरी एलिमेंट ऑफ x हैज यूनिक इमेज इन y, बट इन रिलेशन x कैन हैव मल्टीपल इमेज इन y, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल, यहां पर हमने सेट लिया 1 2 3 4 1 2 3 4, 1 1 से कनेक्ट होगा, 2 3 से कनेक्ट होगा, 3 2 से कनेक्ट होगा, 4 4 से कनेक्ट होगा। देखो हर एलिमेंट की अपनी खुद की इमेज है, 1 की 1 है, 2 की 3 है, 3 की 2 है, 4 की 4 है। लेकिन रिलेशन के अंदर क्या होता है, 1 2 3 4 1 2 3 4 5, 1 की इमेज 1 भी हो सकती है, 1 की इमेज 4 भी हो सकती है। रिलेशन में x की हैव मल्टीपल इमेजेस, बट फंक्शन में 1 की सिर्फ एक ही इमेज होगी। क्लियर? ये जरूर हो सकता है जैसे 5 है, 5 की इमेज भी 1 हो, ऐसा हो सकता है। 1 की इमेज 1 है, 5 की इमेज भी 1 है, बट 5 की अगर इमेज 1 है तो 5 की कोई और इमेज नहीं होनी चाहिए। हाँ, मतलब x की दो इमेज नहीं होगी, बस सिंपल सी बात है। यहां पर x की मल्टीपल इमेज हो सकती है रिलेशन में। क्लियर? जो मैं बोल रहा हूं वो सुनना बेटा, कि यहां पर जो एलिमेंट है उसकी अगर दो इमेज है, एक ही एलिमेंट की अगर दो या दो से ज्यादा इमेज है तो वो रिलेशन है। लेकिन अगर इस एलिमेंट की सिर्फ एक ही इमेज है तो वो फंक्शन है। आगे चेक करते हैं, अभी थोड़ा और डाउट क्लियर हो जाएगा। इसको मैं बाद में करवाऊंगा, पहले ये वाली चीज देखो। यहां पर आओ, अब आपने इसको आइडेंटिफाई करना है, इसमें से कौन कौन से फंक्शन है, बताना जरा। कुछ समझ में आ रहा है? पहले नहीं है, क्यों नहीं है? बिल्कुल सही है। देखो 4 की 4 इमेज आ गई और 4 की 5 इमेज आ गई, ये फंक्शन नहीं है। सेकंड बताओ,
इसमें 2 की 1 आ रही है, 2 की 2 आ रही है, 2 की 3 आ रही है, 2 की 4 आ रही है, ये भी नहीं है। तीसरा बताओ, तीसरा बताओ क्यों नहीं है? तू बना क्यों कर रहा है? कारण क्या है? यहां पर 1 की एक इमेज है 2, 2 की 5 है, 3 की 8 है, 4 की 10 है, 5 की 12 है, 6 की 12 है। 5 की तो 2 नहीं है ना। अगर यहाँ पे 5 12 है और 5 के साथ 15 भी लिखा होता तब तू बोलता ये नहीं है, बट 12 हो सकती है किसी 2 की इमेज। हाँ हाँ, तो ये हमारा फंक्शन है। क्लियर है बच्चों? समझ में आ गया? ये क्वेश्चन आता है पेपर में, आइडेंटिफाई करना, बताओ ये फंक्शन है या नहीं। चलो वापिस आ जाओ यहां पे। अब ये वाला कंसेप्ट आपको समझना है। अगर आपने ये चीज समझ ली ना, तो आपका डोमेन और रेंज निकालने का जो आगे जाके थोड़ा कॉम्प्लेक्स होने वाला है, वो उसको करने में आसानी रहेगी। ठीक है, ये मैंने कुछ यहां पर स्टैंडर्ड फंक्शंस लिखे हैं। पहला मैंने फंक्शन लिखा आइडेंटिटी फंक्शन। डोमेन और रेंज क्या होती है वो आपको समझ में आ चुका है रिलेशन में। डोमेन होती है x की वैल्यू, यस और नो। रेंज होती है y की वैल्यू, यस और नो। हमारा जो फंक्शन होता है वो है y इज इक्वल टू 3x। आपने x को रखा 1, y क्या आएगा? y क्या आएगा? 3। आपने x को रखा 2, y क्या आएगा? 6। आपने x को रखा 3, y क्या आएगा? 9। हाँ या ना? तो ये जो 3 है, 6 है, 9 है, इसे क्या बोलते हैं? इसे रेंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेंज बोलते हैं। इन अदर वर्ड्स ये क्या चीज है? ये वैल्यू ऑफ फंक्शन है, यस और नो। ये फंक्शन की वैल्यू है। x को 1 रखने पर फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है? बोलो, मुंह से बोलो। x को 1 रखने पर फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है? तू रहने तो, तू आज सो रही है, तू बता। x को 1 रखने पर फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है? और x को 2 रखने पर फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है? x को 3 रखने पर फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है? तो इसको क्या बोलते हैं? वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो जो वैल्यू फंक्शन होती है वो रेंज होता है। क्लियर? क्लियर भाई? ज्यादा हो रहा है क्या? क्या बेटा? बिल्कुल सही है। ये fx इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 3x। ठीक है? क्या? तो अब आपने ना इन फंक्शन को अच्छे से समझना है। मुझे लगता है कि आज की बची हुई क्लास और आने वाली क्लास का भी कुछ टाइम मैं इन फंक्शंस पर आपको दूंगा, तब आप इसके डोमेन और रेंज को अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, तो देखो बच्चों, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। सबसे पहले है आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन पता है किसे बोलते हैं? आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं y इज इक्वल टू एक्स को। दैट्स इट। ठीक है, जो x की वैल्यू होती है उसको डोमेन कहते हैं, जो y की वैल्यू होती है उसे रेंज कहते हैं। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, आप मुझे बताओ इसका डोमेन क्या है? अच्छा, एक मिनट और, इस चीज से पहले मैं आपको एक चीज और करवाना चाहता हूं। इस पर मैं दोबारा आऊंगा। अब आप मेरे को यहां पर एक चीज आके समझाओगे। वो कहां गया? शिट। तो आपने ना एक चीज पहले ये समझनी है, मैं उस पेज पर फिर दोबारा से जाऊंगा। डोमेन और रेंज का कंसेप्ट समझने के लिए पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि वैलिड फंक्शन किसे कहते हैं। वैलिड फंक्शन किसे कहते हैं? कोई फंक्शन वैलिड हो उसके लिए दो ही बातें देखनी है आपने। नंबर 1 कि स्क्वायर रूट के अंदर कभी माइनस नहीं आना चाहिए। अगर स्क्वायर रूट में माइनस आ गया तो वो वैलिड फंक्शन नहीं है। दूसरा, डेनोमिनेटर में कभी जीरो नहीं आना चाहिए। अगर डेनोमिनेटर में कभी जीरो आ गया तो वो फंक्शन नहीं है। तीसरा, लॉग का केस होता है। लॉग बी ए में, लॉग ए बी में ए हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, बी हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, और बी कभी भी 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। इसको बस एमसीक्यू के लिए याद रख लो, इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन कोई नहीं आएगा। ठीक है, तो ये आपने 3 चीजें याद रखनी है। वो आपको ये कह सकता है कि लॉग एक वैलिड फंक्शन हो उसके लिए क्या कंडीशन होती है, ए क्या होगा, बी क्या होगा, ये आपको याद रखना होगा। ठीक है, मेनली आपको 2 बातें प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन के लिए 2 बातों को समझना होगा कि अगर आप चाहते हो कि आपको एक वैलिड फंक्शन मिले
तो रूट के अंदर माइनस नहीं आएगा, डेनोमिनेटर में जीरो नहीं आएगा। क्लियर? चलो वापस मैं चलता हूं अपने उस पेज पे। चलो यहां पर आए। अब मैंने आपको बताया कि आइडेंटिटी फंक्शन की बात चल रही है। अब आप मुझे बताओ ये फंक्शन एक वैलिड फंक्शन हो, उसके लिए x की वैल्यू क्या हो सकती है? बिल्कुल सही जवाब, ऑल रियल नंबर्स। कुछ भी हो सकता है ना। क्या x की कोई भी वैल्यू उसको इनवैलिड कर रही है? बिल्कुल सही है। रेंज क्या आएगा? रेंज का मतलब है x की वैल्यू पुट करने पर y की वैल्यू क्या आएगी? कुछ भी हो सकता है, हाँ या ना। अब मैं इसको चेंज करता हूं। अब मैंने यहां पे लिखा था आइडेंटिटी फंक्शन, मैं एक फंक्शन बदल रहा हूं। मैंने यहां पे लिखा y इज इक्वल टू 1/x। मुझे इसका डोमेन बता दे कोई। जीरो नहीं आएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जीरो अगर आ गया तो ये फंक्शन नहीं है, हाँ या ना। डोमेन का मतलब होता है x की वो वैल्यू बता दो। डोमेन का मतलब होता है x की वो वैल्यू बता दो जिससे फंक्शन वैलिड रहे। मात्र एक वैल्यू है जो इसको वैलिड नहीं कर रही है, बाकी कोई भी वैल्यू मैं यहां पे डाल सकता हूं। तो इसका डोमेन पता है क्या होगा? डोमेन ऑफ दिस फंक्शन क्या होगा? वो होगा ऑल रियल नंबर, बस जीरो हटा देना। रियल नंबर मेरे भाई, नेचुरल क्यों? 1.1 नहीं कर सकता क्या मैं x की जगह? 1.2 नहीं डाल सकता, √2 नहीं डाल सकता, कुछ भी डाल लो हम यहां पे। दूसरा मेरा क्वेश्चन है, सामने ध्यान दो, y इज इक्वल टू √x। इसका डोमेन क्या होगा? नेचुरल नंबर के पीछे क्यों पड़ी हुई है? 1.1 भी तो हो सकता है। रूट के अंदर माइनस नहीं होना चाहिए। दो ही बातें तो मैंने बताई है। नहीं, हाँ जीरो से आके बोल। दो ही बातें बताई है ना, फॉर द फंक्शन टू बी वैलिड। दो ही बातों का ध्यान रखना है, अपॉन में जीरो ना है, रूट में माइनस ना है। तीसरी कोई बात ही नहीं है। अपॉन में जीरो ना है, रूट में माइनस ना है। इसमें माइनस ना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो इसका जो डोमेन होगा वो होगा जीरो से लेके इंफिनिटी। यस और नो? वापिस आ जाओ आइडेंटिटी फंक्शन पे। तो आइडेंटिटी फंक्शन का डोमेन और रेंज में कोई दिक्कत तो नहीं आई। मॉडुलस फंक्शन क्या होता है बच्चों? मॉडुलस फंक्शन होता है y इज इक्वल टू मोड ऑफ x। इसे कहते हैं मॉडुलस फंक्शन। बताओ इसमें x की वैल्यू क्या आ सकती है? कुछ भी डाल लो यार। x की कोई भी वैल्यू इसको नॉट रियल कर रही है क्या? कुछ भी डाल लो इसमें x की वैल्यू, तो x हो गया r। अब सिर्फ अर्शप्रीत नहीं बताएगी क्योंकि इसको पता है इसका रेंज क्या आएगा। बिल्कुल सही जवाब। तुक्का मारा है? पक्का पता है या पहले सीखा हुआ है? बता कैसे? जीरो टू इन्फिनिटी कैसे? क्योंकि जब भी आप यहां पर x की कोई भी वैल्यू डालोगे, मॉडुलस उसको पॉजिटिव करके बाहर कर देगा। तो आपकी फंक्शन की जो वैल्यू आएगी वो ऑलवेज विल बी पॉजिटिव। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? जीरो से इंफिनिटी। तो ये आपका आएगा रेंज। क्लियर? अब मैं आपको समझा रहा हूं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में, जो आज से पहले आपने कभी नहीं कहीं देखा होगा ना पढ़ा होगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जैसे एक मॉडुलस फंक्शन होता है। मॉडुलस फंक्शन क्या करता है? मॉडुलस फंक्शन हमारा ये है, आप x में -1 डालो, आपको फंक्शन की वैल्यू 1 मिलती है, हाँ या ना। आप x की जगह -2 डालो, आपको फंक्शन की वैल्यू 2 मिलती है, हाँ या ना। वैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या करता है? ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का सिंबल होता है। आप इसमें 3.2 डालो, आपको 3 मिलेगा। आप इसके अंदर 3.9 डालो, आपको इसमें 3 मिलेगा। आप इसके अंदर 4.7 डालो, आपको इसमें 4 मिलेगा। ये आपको इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। और इंटीजर में कन्वर्ट कैसे करेगा? नंबर लाइन के लेफ्ट मूव करेगा और जो पहला इंटीजर आएगा वो आपका आंसर होगा। अगर हम 3.2 से लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो पहला इंटीजर 3 आएगा। अगर हम 3.9 से लेफ्ट की तरफ जाएंगे, नियरेस्ट में मत चले जाना, 3.9 के जो नियरेस्ट इंटीजर होता है वो 4 होता है, लेकिन अगर आपने 4 लिखा वो गलत है। आपने 3.9 से लेफ्ट की तरफ मूव करना है, जो पहला इंटीजर आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो इस कंसेप्ट को फॉलो करते हुए क्या कोई मुझे बता सकता है माइनस का 1.9 किसके इक्वल होगा? गलत जवाब, -2 के। मैंने आपको बोला कि आपको लेफ्ट की तरफ जाना है, नंबर लाइन पे -1.9 है, लेफ्ट की तरफ -2 मिलेगा, ना कि राइट की तरफ। आपको राइट की तरफ मूव नहीं करना। क्लियर होगी मेरी बात? हाँ या ना?
अब आपके दिमाग की चेकिंग होगी, अब आपका आईक्यू चेक होगा। आप मेरे को बताओ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में जो कि y इज इक्वल टू दिस लिखा है, इसमें डोमेन क्या हो सकता है? बिल्कुल सही जवाब है। अब उसकी नींद खुल चुकी है, तो यह हमारा आएगा r। ऑल रियल नंबर, x की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, बट पॉइंट इज वैल्यू क्या आएगी फंक्शन की? बिल्कुल सही जवाब, इंटीजर्स नंबर। आप यहां पर x की कोई भी वैल्यू डालो, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या कर देगा? उसको इंटीजर्स में कन्वर्ट कर देगा। किस में कन्वर्ट कर देगा? इंटीजर्स में कन्वर्ट कर देगा। तो आप यहां पे लिखोगे z। z डिनोट करता है इंटीजर्स को, हाँ या ना? बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखो, ये होता है बच्चों सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन, राइट? सिग्नम फंक्शन का मतलब है उसने वैल्यूज को पहले से डिफाइन करके रखा हुआ है। कहता है अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी तो y हमेशा 1 आएगा, अगर x की वैल्यू 0 होगी तो y हमेशा 0 आएगा, अगर x की वैल्यू 0 से छोटी होगी तो y हमेशा -1 आएगा। तो इसका जो x है वो क्या हो सकता है? ऑल रियल नंबर। 0 से बड़ा भी हो सकता है, 0 से कम भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। लेकिन इन एनी केस, चाहे आप 0 डालो या 0 से कम डालो या 0 से ज्यादा डालो, आपको y की 3 ही वैल्यू मिल रही है। और वो वैल्यू क्या मिल रही है? -1, 0 और 1। तो इसमें इसका जो डोमेन होगा वो r होगा और इसका जो रेंज होगा वो -1, 0, 1 होगा। डोमेन मतलब x की वैल्यू, रेंज मतलब y की वैल्यू। यहां पर सिग्नम फंक्शन कहता है अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी हो तो y 1 है, यानी कि फंक्शन की वैल्यू 1 है। अगर x 0 है तो फंक्शन की वैल्यू 0 है, x 0 से छोटा है तो फंक्शन की वैल्यू -1 है। नो अदर वैल्यूज ऑफ फंक्शन यू विल गेट फॉर एनी वैल्यू ऑफ x। तो आपको सिर्फ y की 3 ही वैल्यू मिलेगी, 1, 0 एंड -1। इसलिए आपकी जो रेंज है वो है -1, 0 और 1, इसके अलावा कुछ नहीं। अब चलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन पे। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का मतलब होता है y इज इक्वल टू e की पावर x, और e की जो वैल्यू होती है वो होती है 2.17824 समथिंग, कुछ ऐसा हो सकता है। मैं कुछ डिजिट्स इधर उधर कर रहा हूं, लेकिन 2.17 तो हमारी वैल्यू है ही, ठीक है? तो आप यहां पर x की कोई भी वैल्यू रख लो, कुछ भी रखा जा सकता है, ठीक है? तो x की कोई भी वैल्यू हो गई तो ये हमारा हो गया r। लेकिन जब आपने e की यानी कि इसकी कोई भी पावर डाल लो, चाहे माइनस में डाल लो, चाहे रूट में डाल लो, चाहे अपॉन में डाल लो, आपको नेगेटिव कभी नहीं मिलेगा। आपको जो भी मिलेगा पॉजिटिव मिलेगा। तो इसका आंसर आएगा r पॉजिटिव। r पॉजिटिव लिखो या 0 से इनफाइनाइट तक लिखो। क्लियर है? ये वैसे लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में मैं आपको बता चुका हूं, आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन फिर भी एमसीक्यू का कोई भरोसा नहीं है कि कुछ भी पूछा जा सकता है। मैंने यहां पे लिखा log a x, राइट? तो बताना है डोमेन क्या होगा? डोमेन मतलब x की वैल्यू, और मैंने अभी आपको बताई थी ना, अगर मैंने नहीं बताई होती तो मैं आपसे पूछता नहीं। इसमें क्या है कि a भी सारे 0 से बड़े होने चाहिए और b भी सारे 0 से बड़े होने चाहिए। a भी 0, a भी नहीं, अभी x की बात चल रही है, सिर्फ x बता। तो ऑल रियल नहीं, पॉजिटिव। ऑल रियल नंबर नहीं बेटा, बड़ा होना चाहिए ना 0 से, 0 से बड़ा होना चाहिए। तो हमारा आंसर क्या आएगा? 0 से लेके इन्फिनिटी। क्लियर? और जब हम यहां पर कोई भी पॉजिटिव वैल्यू डालते हैं तो जो लॉग की वैल्यू मिलेगी वो भी हमें पॉजिटिव ही मिलेगी। हाँ जी, तो 0 के इक्वल नहीं होगा ना, मतलब ग्रेटर है। 0 से बड़ा, हाँ ठीक है, ठीक है, ये वाला ब्रैकेट लगा लो आप। बट ये 0 आ सकता है, लॉग की वैल्यू 0 हो सकती है। जब x की जगह 1 आएगा तो वो 0 हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? तो आज के लिए इतना ही कर देते हैं, ज्यादा हो गया, ठीक है? सर वो जो 5th पॉइंट आपने लिखाया है वो ऐसे तो नेक्स्ट क्लास में इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। आज के लिए इतना ही है।